प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। लोकतांत्रिक राजनीति, इसमें मैं आपको लेसन 3 में बुल्गारिया, रोमानिया या भारत, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। गणेश विदेश घूमकर आया था। एक उदाहरण दिया गया है, गणेश विदेश घूम कर के आया था और वह महाश्वेता को बता रहा था कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानी लोगों का जीवन कैसा है। यानी जो रोमानी देश है उसका, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है। उसे योरदान का मिली थी, जो बुल्गारिया में नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने ये बातें कही थी। रोमानी के लोगों के बारे में उसने बताया था, जो एक नर्स थी, उसने उसको बताया था। नर्स होने के चलते आप किसी भी तीमारदारी करने से मना तो नहीं कर सकते, पर ये रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। किसी के परिवार में इस तरह से किसी को जरा भी कुछ हो जाए तो पूरा परिवार और पड़ोसी उठ करके हमारे अस्पताल आ जाते हैं, और जब वे अस्पताल में होते हैं तो जुबान बंद रखना तो दूर, जानते ही नहीं हैं। वे ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते रहते हैं तथा दीवानों पर थूकते रहते हैं। धैर्य तो उनमें होता ही नहीं है। वे हमारे डॉक्टरों को परेशान करते रहें और उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं। दरअसल एक काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं। उनकी रंगों की पसंद भी बहुत अजीबोगरीब है। जो ये पोशाक पहनते हैं, ज़रा उनकी पोशाक तो देखिए। आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते। फिर हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं। मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि ये रोमानी लोग अपना खून बेचकर के जीवन चलाते हैं। इसमें से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर वे दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंच जाते हैं और नेक बुल्गारियाई करदाताओं के पैसों पर इलाज कराते रहते हैं। ये बातें कुछ सुनी सी लगती हैं। महाश्वेता ने कहा। गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाली रोमानी गोड्डूजिनी के बारे में बताया। जब वह 18 साल की थी तो उसने अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक भी पैसा नहीं था। वह अस्पताल में थी, पर कोई भी उससे मिलने या उसकी देखभाल करने नहीं आया। आखिरकार वहाँ की सफाई कर्मचारी ने जो कुछ भी रोमानी थी उसकी मदद की और उसे बेटा हुआ। जब उसे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर के आई और बोली, लीजिए, एक अपराधी और पैदा हो गया। सरकारी अस्पतालों में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया। इनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। डॉक्टर हमें अपने केबिन के सामने इंतज़ार कराते रहते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले नहा कर आओ। निश्चित रूप से शरीर से बदबू आ रही है। गर्भावस्था के दौरान मैंने कूड़ेदान से खाना उठा करके खाया था, क्योंकि मुझे हरदम भूख लगी रहती थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। मेरे 2 बच्चे थे और तीसरा गर्भ में था। सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे खाना देने से मना कर दिया। प्रसव के समय मेरे पड़ोसी ने ही मेरी मदद की। मुझे अक्सर लगता है कि इन अस्पतालों में न जाना ही
ही अच्छा है। अर्थात इन स्थल में नहीं जाना चाहिए। माँ श्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा, गणेश, इन चीज़ों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाने की ज़रूरत ही क्या थी। यह रोमानिया योल बुल्गाई यही कहानी नहीं है। यह तो खैर रोमानी लोगों की दास्तान है, लेकिन यही सब तो हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ शासन द्वारा अपराधी घोषित अर्थात जलायम पेशा लोगों के साथ यही बर्ताव तय होता है। क्या आपको महाश्वेता की बातें सही लगती हैं? क्या आप अपने इलाके के कुछ ऐसे समुदायों को जानते हैं जिनके साथ रोमानी लोगों जैसा बर्ताव होता है? क्या आप कुछ लोगों को वैसी बातें करते हुए सुनते हैं जैसा योदानका और मुद्रण की कह रही थी? अगर हाँ, तो जरा यह कल्पना करें कि अगर आपको ऐसी बातें उनसे सुनने को मिलती तो यह कहानी कैसी होती। क्या बुल्गारिया की सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि रोमानी लोग भी बुल्गारिया के बाकी लोगों जैसी पोशाक पहने और वैसा ही आचरण करें। तो इस तरह से यानी एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया कि वहाँ की स्थिति रोमानिया की क्या है, कैसी है, वहाँ के लोग किस तरह के होते हैं, सबके बारे में इसमें बताया गया है। उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्ति ही नहीं होने देना चाहिए। पर इसके साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करती ही है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती है और उसी के हित में राजनीति करती है, पर इस सब की परिणति देश के विखंडन में नहीं होती। अब आगे 3 आयाम दिए गए हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। वो कौन सी चीज़ें हैं? पहली चीज़ है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे, तब तक उनका शांत हो पाना संभव ही नहीं है। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वे डच या जर्मन बोलते हो। इस नज़रिए से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर के ऐसे ही नज़रिए रखते हैं। वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा समूह या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ तो यह है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका में श्रीलंकाई केवल सिंहलियों के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपने जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांगें रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। तीसरी चीज़ है सरकार का रुख। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने की
को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने में प्रयास पे ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनती। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है जो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं, तो ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर से ले जाती है। इसी तरह से किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मान करके नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी ज़रूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो सकता। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है, पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखना और सभी चीज़ों को समाहित करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं है। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है। ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक चुनाव के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। कई बार राजनीतिक दल कई बार सामाजिक असमानताएं इतनी गहरी, गैर बराबरी और अन्याय वाली होती है कि उसको स्वीकार करना भी असंभव हो जाता है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेसन हो गया है लोकतंत्र और विविधता। इसके आगे मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। मैं इसकी PDF बना करके भेजूँगा जो आपको अपने नोटबुक पर नोट करना है और उसको रीड भी करना है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।